देख रहे हैं अब तक की शुरुआत। आज कई अहम और बड़ी खबरें हमारे पास हैं। लॉकडाउन की जहां पर बात होगी, वहीं पर कोविड-19 के कहर के बीच आज दिन भर शराय अमवात में एक बार फिर वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे को भी अगर मिला लें तो परसेंटेज में फिर इजाफा हुआ है। एक बार फिर शराय अमवात ऊपर गई है। उसके साथ साथ जो नए केसेस आए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम कोविड-19 की बात करेंगे, लॉकडाउन की बात करेंगे, ये भी आपको बताते चलें कि वजारते खारजा की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर दो बड़े बयान आए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पुलिस सरबराह जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का एसपीओ को लेकर एक बड़ा बयान, वो भी आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज। तमाम दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और साथ ही साथ लद्दाख के अंदर कल बंद रहेगा, दो बड़ी खबरों से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते चलें। जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट का इंतजार करने वाले लोगों को एक और झटका लगा है। जराये के हवाले से एक बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आई है। जम्मू कश्मीर के अंदर तेज रफ्तार वाले इंटरनेट की जो सहूलियात हैं वो गुज़श्ता एक बरस से बंद हैं। फिलहाल इसके लिए और भी इंतजार लोगों को करना होगा और 2G इंटरनेट से ही फिलहाल गुजारा करें। इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है जिसमें मरकजी सरकार को एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को अदालत उज़्मा की जानिब से कहा गया था। उस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और एक पैनल जो तश्कील दिया गया है, कमेटी बनाई गई है, वो 2 महीने के बाद जायजा लेगी। याद रखिएगा, 2 महीने के अंदर नहीं बल्कि जराये के मुताबिक 2 महीने के बाद फैसला करेगी कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट खिदमात बहाल की जाएं या नहीं, तेज रफ्तार इंटरनेट बहाल होना चाहिए या नहीं। इस पर जो पैनल बनाया गया है वो फैसला लेगा। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट खिदमात फिलहाल नहीं चलेंगी और 2G इंटरनेट की ही सहारे फिलहाल सभी को, चाहे वो तालीमी सरगर्मियां हो, सहाफत के शोबे से पेशे से जुड़े हुए लोग हो, उनको इससे ही गुजारा करना होगा और 4G इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलेंगी। और आपको याद होगा कि 4 अगस्त को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। अगर तब तक 4G इंटरनेट सर्विसेज नहीं चलती हैं तो 1 साल मुकम्मल हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे लंबी यह टर्म होगी। जब कई बार आज तक की तारीख में ऐसा पहली बार होगा जब 1 साल के लिए मुसलसल इंटरनेट खिदमात, जो 4G इंटरनेट सर्विसेज हैं, तेज रफ्तार वाला इंटरनेट है, वो बंद रहेगा। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जराये के हवाले से जो इतलात हमें मौसूल हो रही हैं उसमें 4G इंटरनेट का इंतजार और भी तवील होता जा रहा है और उन लोगों को झटका लगा है जो 4G इंटरनेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 29 जुलाई का सबको इंतजार था कि शायद एक कमेटी दोबारा जो जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट में मरकजी सरकार की तरफ से, उसके बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करके 2G इंटरनेट सर्विसेज को 4G इंटरनेट सर्विसेज में कन्वर्ट करवा के जल्द हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज चलवा दे। लेकिन तश्कील करदा कमेटी है वो जायजा लेगी। 2 महीने के बाद इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विसेज चलेंगी या नहीं। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट चलने या ना चलने के हवाले से वजारत दाखिला की तरफ से हलफनामा अदालत उज़्मा के अंदर दायर कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात लद्दाख की भी फटाफट से आपको बताते चलें, जहां मरकज का ज़ेर इंतजाम इलाका लद्दाख कल मुकम्मल तौर बंद रहेगा। तलबा की जानिब से लेह और करगिल में 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तलबा की 2 बड़ी तंजीमें जिनकी तरफ से कल बंद की कॉल दी गई है और लद्दाख के अंदर तमाम कारोबारी इदारे बंद रहेंगे। कोविड-19 से आहिस्ता आहिस्ता जब हालात ठीक हुए थे, लोगों ने इससे बाहर निकलना शुरू किया था, दोबारा कारोबार शुरू किया गया था। लेकिन इन सबके बीच में कल तलबा की तरफ से कई अहम मामलात इंतजामिया के नोटिस में लाए हैं। लेकिन तलबा का इल्जाम है कि इंतजामिया संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही है, जिसके खिलाफ कल बंद की कॉल लेह और करगिल दोनों स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से काफी असर इनका लद्दाख के अंदर देखा जाता है और कल लद्दाख मुकम्मल तौर बंद रहेगा। हमारे साथ इस वक्त इसहाक करगिल से फोन लाइन पे हैं। इसहाक, क्या कुछ तफसीलात हैं बंद के हवाले से? जी आसिफ, कल पूरा लद्दाख में बंद की कॉल दी गई है, दोनों जिले में, लेह और करगिल में। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन एंड एनवायरमेंटल एक्शन फोरम, लीड जिसे कहा जाता है, उन्होंने बंद की कॉल दी है लेह जिले में। और उनकी यही सच्चाई है कि जिस तरह से रिसेंटली जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से रिक्रूटमेंट किया था पीओ के, बीए के, तो उसमें लद्दाख के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ थे उनको वो लोग एलिजिबल नहीं थे। तो इस हवाले से लगातार स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे, वहां से भी हल नहीं निकलने के बाद अब कल जो है बंद की कॉल दे दी गई है। इस हवाले से अब तो ये खबर भी आ रही है कि जो
लीफ है, लीफ एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल भी करने जा रहे हैं और जिसकी पूरा एक्सपेंडिचर लद्दाख के लेह जिले के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर वो बियर करने जा रहे हैं। और अगर हम करगिल की बात करें, करगिल स्टूडेंट्स यूनियन ने ऑल इंडिया करगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से लगातार कई दिनों से मूवमेंट चला रहे थे कारगिल के अंदर की स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेके और साथ साथ लोगों को अवेयरनेस करने के लिए एक जो है वेकअप लद्दाख के नाम से मूवमेंट शुरू किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन अब जो है उनके मसले हल नहीं हुए हैं। वहां पे कारगिल के हवाले से अगर हम बात करें, लद्दाख कौन कौन सी लद्दाख के अंदर जो तंजीमें हैं इसहाक वो कल हिमायत कर रही हैं बंद की? जी, लद्दाख के अंदर जितने भी पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और साथ साथ जितने भी, अगर हम मार्टिन एसोसिएशन की बात करें, यूथ एक्शन कमेटी की बात करें, बाकी जो जितने भी एसोसिएशन है वो पूरे बंद कॉल को हिमायत दे दी गई है। जी बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल नहीं चलेंगी, 4G इंटरनेट सर्विसेज, 2G पे ही फिलहाल इंतजार, इसी का जो 4G इंटरनेट का इंतजार था वो और भी लंबा हुआ है। एक तरफ वो और दूसरी तरफ बड़ी खबर, लद्दाख के अंदर कल मुख्तलिफ जो तलबा की तंजीमें हैं लद्दाख और करगिल, लेह और करगिल दोनों अजला के अंदर बंद की कॉल दी गई है, जिसको हिमायत मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से की गई है। और जो इंतजामिया की जानिब से जो इकदाम अभी तक किए गए हैं, नौकरियों की जो सबसे बड़े मामलात हैं या दीगर अहम मामले, वो इंतजामिया के नोटिस में लाए गए और तलबा का इल्जाम अभी तक कोई पेशरफ्त इनमें नहीं हुई है, जिसके बाद वो बंद की कॉल देने पर मजबूर हुए हैं। अब आपको लॉकडाउन की तरफ भी लिए चलेंगे, मरकजी वजारत खारजा की तरफ से भी बयान आया, वो भी आपको बताएंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान और उसके साथ साथ आज कश्मीरियत की, मजहबी हम आहंगी की, भाईचारे की एक उम्दा मिसाल देखने को मिली जनूबी कश्मीर के अंदर। इस सब पर हम सीधा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त हैं। दिन भर की सूरत हाल, अवामी रद्द-ए-अमल, लॉकडाउन का पहला दिन, क्या कुछ दिन भर रहा वो भी आपको बताएंगे और दिन भर के बीच जो सूरत हाल रही, हमारे नुमाइंदों ने ग्राउंड जीरो से क्या कुछ रिपोर्टिंग की वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको श्रीनगर स्टूडियो बराह रास्त लिए चलते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों से सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं। ओवर टू यू सनम। बहुत शुक्रिया आसिफ। और श्रीनगर स्टूडियो से पहली बड़ी खबर, जिस तरह आपने लद्दाख करगिल की खबर की, तो दूसरी बड़ी खबर श्रीनगर स्टूडियो से भी वही आ रही है, यानी लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला, जिस पर कल आपको याद होगा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फजाइया को बताया था कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हो सकते, इसलिए तैयार रहिएगा। तो उसी तैयारी के बीच में आज बड़ा फैसला वजारत खारजा के तर्जमान ने दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो अपने बयान दिया है उसमें भी आया है। और लद्दाख लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत के पस मंजर में जो इजाफी फोर्सेस को तैनात वहां पे किया गया था, और कल ही बताया गया था इजाफी फोर्सेस को वापस नहीं लिया जा सकता है, सबको वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन आज वजारत खारजा के तर्जमान ने इस हवाले से बताया कि यकतरफा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी इनखला नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जिस तरह से चीन चालबाजी कर रहा है उसका तोड़ करने के लिए जो फौजी इनखला की बात की जा रही है वो यकतरफा नहीं हो सकता है। दोनों फौजें आमने सामने रहेंगी और जब तक में दोनों तरफ से इनखला होगा, यानी डी एस्केलेशन होगा, तब तक एक तरफा डी एस्केलेशन की बात नहीं की जा सकती है। वजारत खारजा के तर्जमान ने दिल्ली में आज इस मुद्दे पे बात की। पहले हम दिखाते हैं आपको आसिफ के क्या बताया उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डी एस्केलेशन मुद्दे पर। We have also made it clear that India is fully committed to observing and respecting the LAC and that we will not accept any unilateral attempts to change the status quo along the LAC. The two sides have agreed during the conversation of the special representatives to work towards complete disengagement of the troops along the LAC and de-escalation from India-China border areas for full restoration of peace and tranquility. Both sides are engaged in discussions through the established diplomatic and military channels to achieve this objective expeditiously. I had informed last week that the fourth round of the meeting of the senior commanders was held on 14 July, where they also discussed further steps to ensure complete disengagement. In this context, another meeting of the WMCC, that is the Working Mechanism for Consultation and Coordination in India-China border areas, is also expected to be scheduled soon. See, Suhasini, I have already conveyed that we are engaged on the issue of peace and tranquility on our borders with China. We are talking to them through established diplomatic and military channels. Now, since India and China are both permanent countries, there is
this issue has attracted interest all over the world. What I can say is that as part of our diplomacy, we are engaged with those interested to convey our viewpoint. चलिए, वजारत खारजा के तर्जमान का बयान, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन और उसी टेंशन के बीच में नो वन साइडेड डी-एस्केलेशन। ये साफ तौर पर उन्होंने बताया कि इंडिया और चाइना के बीच में जो सब कुछ हो रहा है उसमें यकतरफा फौजी इनखला नहीं हो सकता, यानी आमने सामने टक्कर बराबर की रहेगी और चीन की चालबाजी का तोड़ भी यहां से या जवाब भी दिया जा सकता है। ये वजारत खारजा का बयान। लेकिन इस सारे के बीच में याद होगा हमारे नाज़रीन को, कल ही इमरान खान ने कश्मीर मामला और हिंदुस्तान चीन और हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात के दरमियान बांग्लादेश के हुकाम से भी टेलीफोनिक बातचीत की थी और इसमें मसले कश्मीर पर भी बात की। और वजारत खारजा के तर्जमान ने आज इसी बयान के पस मंजर में भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते करते ये भी बता डाला कि जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं, जो बाहर के खासतौर पर किर्गिस्तान में हैं, उनकी वापसी के लिए भी मरकजी सरकार इकदाम उठा रही है और बहुत जल्द उनको वापस लाया जाएगा। याद दिलाना चाहेंगे, पिछले ही दिनों श्रीनगर में भी वालिदैन ने मुजाहरा करते हुए बताया था कि बड़ी तादाद में कश्मीरी बच्चे जो पढ़ने के लिए किर्गिस्तान गए थे और वंदे इंडिया मिशन 4 जो है उसके तहत उन्हें वापस लाने की मांग की थी। लेकिन अब ये वंदे इंडिया मिशन खत्म हो चुका है, तो इस खत्म होने के बाद लोगों के दिलों में वसवसे थे, सवाल उठ रहे थे। लेकिन वजारत खारजा के तर्जुमान ने आज साफ किया कि पूरे मुल्क की बड़ी आबादी जो है वो किर्गिस्तान या दूसरे ममालिक में है और उन्हें वापस लाने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाने की मरकजी सरकार पहल करने जा रही है। तो ये साउंड बाइट भी हम आपको सुनाते हैं कि इमरान खान के बयान और उसके साथ साथ वंदे मिशन 4 के तहत वापस लाए जाने वाले तुलबा के हवाले से वजारत खारजा के तर्जुमान ने क्या बताया। See, our relations with Bangladesh are time-tested and historic. You would know that this year is the celebration of Mujib Barsho, and both countries are taking a lot of steps to strengthen this partnership in this year. We have also stood with Bangladesh as our ties have been forged by history, by our common sacrifices. As regards J&K, we appreciate their consistent stand that Jammu and Kashmir and all developments in Jammu and Kashmir are matters internal to India, and that this is a stand that they have always taken. See, as regards repatriation from Kyrgyzstan, we are scheduling additional flights. In fact, a number of such flights have been scheduled, and we are hopeful that with this additional flights, we will be able to repatriate more and more of our students from there. चलिए, वजारत खारजा के तर्जमान का बयान। और दिल्ली में आपको बताएं, 2 रोजा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई थी और इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कल ही वजीर दिफा ने सख्त बयान भी दिया था। फौजियों को तैयार, दिफाई हुकाम को तैयार रहने के भी उन्हें बताया था। लेकिन इस सारे के बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में लाइन ऑफ कंट्रोल गर्म। दिन भर लाइन ऑफ कंट्रोल के टंगडार सेक्टर में गोलाबारी वक्फे वक्फे से होती रही और पंजीरा गांव में एक खातून के जख्मी होने की भी खबर है। लेकिन अभी कुछ देर पहले, स्टूडियो में आने से पहले कुछ मिनट पहले खबर यह भी आई है कि हंदवाड़ा नौगाम सेक्टर में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान जबरदस्त गोलाबारी शुरू हुई है और इस गोलाबारी के दौरान आवाजें गोलों की गिरने की दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इधर की सूरत हाल यह है कि इधर किसी जानी नुकसान की अभी खबर नहीं है, उस तरफ का पता नहीं चल सका है। लेकिन जिस तरह से गोले गिर रहे हैं उस तरह से मुकामी लोगों के हवाले से मालूम हुआ है कि जंग का सामान नौगाम सेक्टर में भी देखने को मिला है और जंग में इंसानी जानें जाती हैं, लेकिन कोविड भी किसी जंग से कम नहीं है। तो कोविड के हवाले से भी बताते चले कि इस जंग में सब तो तैयार आज फिर हुए हैं, फिर लॉकडाउन लगा है, लेकिन उससे पहले आज का दिन भी किसी जंगी सूरत से कम नहीं था। अभी तक जो हमारे पास डाटा मिला है उसमें हमें सरकारी तौर ना सही, लेकिन हमें सरकारी जराये से यही मालूम हुआ कि 7 अमवात हुई है और इन 7 अमवात में 57 साल का बुजुर्ग जो बटमालू श्रीनगर का रहने वाला था, 10 जुलाई को श्रीनगर के अस्पताल में एडमिट हुआ था, आज कोविड की वजह से जिंदगी की जंग हार बैठा। 55 साल का नवाकन श्रीनगर का शख्स 13 जुलाई को अस्पताल में एडमिट हुआ था, आज कोविड की वजह से जिंदगी की जंग हार बैठा। और 52 साल की खातून सुनीमर इलाके की, श्रीनगर के सुनीमर इलाके की, और वो 20 जुलाई को अस्पताल में एडमिट हुई थी, आज जिंदगी की जंग हार बैठी।
और गजरियाल कुपवाड़ा का 46 साल खातून, और ये भी कोविड की वजह से आज जिंदगी की जंग हारी है। एक गैर रियासती इसके बारे में बताया जाता है कि केरला का है और तकरीबन 60 साल बताई जाती है, वो भी आज श्रीनगर अस्पताल में कोविड की वजह से जिंदगी की जंग हारा है। और बारामूला का 70 साल का बुजुर्ग भी खातून भी आज जिंदगी की जंग हार बैठी है। उनके बारे में मालूम है कि किडनी का कुछ एलिमेंट था, उसकी वजह से उनकी जिंदगी गई है, लेकिन कोविड भी था। और 40 साल का नौजवान थाबा कदर इलाके का 18 जुलाई को अस्पताल में एडमिट हुआ था, आज जिंदगी की जंग हार बैठा है। और यूं अब ये कोविड कश्मीर में नौजवानों को भी ले रहा है। 32 साल का शख्स भी इस कोविड की वजह से मरा है, 45 साल का शख्स भी मरा है। अब तक बताया जाता था कि 50, 55, 60 से ऊपर ही ये जिंदगी की जंग उनकी जिंदगी ले लेता है जो 50, 55, 60 से ऊपर। लेकिन इसका जो कैरेक्टर है कश्मीर में कुछ बदला कोविड वायरस का है, और इसी कैरेक्टर को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का दोबारा लगाने का ऐलान किया था। लेकिन आज के थोड़े से पॉजिटिव केसेस की तादाद भी आपको बताते चले। कल कुछ राहत थी, लेकिन 500 से कम थे, आज 500 से ऊपर है। 718 केसेस आज कोविड पॉजिटिव के जम्मू कश्मीर में आए, और इनमें 117 जम्मू से हैं। कुल मिला के 718 थे और 117 है, और ये तादाद अब 16,429 लोगों की हो चुकी है। आज जो पॉजिटिव केस आए उनमें से सफर करने वाले यानी ट्रैवलर्स 98 हैं, 50 फोर्सेज के एहलकार भी हैं। श्रीनगर से 158 आज पॉजिटिव केसेस आए हैं, बारामूला से 29 आए हैं, अनंतनाग से 33 आए हैं, कुलगाम से 106 आए हैं, और शोपियां से 109, कुपवाड़ा से 32, पुलवामा से 56, बड़गाम से 34, बांडीपुरा से 42, गांधरबल से 2। बांडीपुरा में आज कोविड लॉकडाउन के हवाले से कुछ राहत ये भी थी कि बांडीपुरा थोड़ा सेफ जोन है, लेकिन आज वहां से 42 केसेस आए। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 47 केसेस आज के हैं, कठुआ में 8 है, राजौरी में 15, उधमपुर में 7, रामबन में 20। कुल मिला के आज 718 केसेस, और इनमें से 117 जम्मू के, बाकी कश्मीर वादी के। लेकिन इस सारे के बीच में इंतजामिया ने इसी ब्रेक को इसी का तोड़ करने के लिए कल दोबारा से लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था। और लॉकडाउन की आज की सूरत-ए-हाल श्रीनगर में मुकम्मल सन्नाटा था, वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों से मुकम्मल सन्नाटा दिखाई दे रहा था। सुबह सुबह शायद कुछ लोगों को मालूम हुआ था कि लॉकडाउन होगा और पिछला जैसा लॉकडाउन होगा, लेकिन आज तेवर फोर्सेस के भी बदले हुए थे, इंतजामिया भी मुतहरिक थी, मजिस्ट्रेट भी ग्राउंड पे थे। और श्रीनगर में सुबह जब लोग घरों से गाड़ियों में निकले पुराना अंदाजा करते हुए, लेकिन जब बीच सड़क पर रोका गया तो कुछ जगहों पे सुबह सुबह ट्रैफिक जैम भी देखने को मिला, और इसी जैम के दौरान इधर उधर के हालात वाक़ात भी देखने को मिले। लेकिन बाद में सारे शहर में मुकम्मल सन्नाटा था। कहीं कहीं कुछ लोग चलते दिखाई दिए, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उनके पास सरकार के जारी करदा पासेस भी थे, और एसेंशियल सर्विसेज पर जो मुलाजिम ड्यूटी पे जा रहे थे वही थे। और इस सारे के बीच में श्रीनगर से लेके नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर हर जगह से खबरें आ रही थी। याद होगा आपको कल रात भर मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस लाउड स्पीकरों पर भी गश्त करती हुई नजर आ रही थी और लॉकडाउन का ऐलान कर रही थी। और हंदवाड़ा से लेकर बांडीपुरा तक जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर वैस ने इसी मुद्दे को लेकर आज वहां MI मसाजिद की मीटिंग भी बुलाई थी, उलमाए किराम को बुलाया था, और कोविड के हवाले से भी उन्होंने बताया कि समझाने की कोशिश की कि जिस तरह कोविड है उसका मुकाबला करना सबके लिए सर, मैं 1 मिनट में आपको इंटरप्ट करूंगा। यहाँ पर 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी आप फेरिस्त सामने रख रहे थे हमारे नाजरीन के, उनमें कुलगाम, शोपियां और उसके साथ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। श्रीनगर में 150 प्लस केसेस लगातार आए, लेकिन 373 मामले 3 डिस्ट्रिक्ट से सामने आए हैं। इनमें ट्रैवलर्स की अगर तादाद देखें सिर्फ 17 या 18 बनते हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि बाहर से एक बड़ी तादाद अभी भी आ रही है, चाहे वो फ्लाइट्स के जरिए आ रही हो, बस सर्विसेज के जरिए आ रही हो, लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो ट्रिपल टी का फॉर्मूला था, लोगों को ट्रेस करना था, ट्रैक करना था, वो फॉर्मूला कहीं कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। और सिर्फ 18 लोग अगर 600 में से सबसे 3 डिस्ट्रिक्ट जहां पर करीब 400 केसेस आते हैं, 18 ट्रैवलर्स उनमें सिर्फ होते हैं, तो क्या इस पर सवाल उठाना लाजमी नहीं?
देखिए बिल्कुल आसिफ, आज की अगर बात करें तो कल रात भर मूवमेंट रही जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, और रात भर गैर रियासती मजदूर जो थे गाड़ियों में ट्रकों में बड़े बड़े लाए जा रहे थे। अब उनको लाने वाला कौन था? सरकारी सतह पे कल भी जम्मू श्रीनगर हाईवे पे कश्मीर से जम्मू जाने वालों के लिए बड़े पापड़ उन्हें बेलने पड़ रहे थे, लेकिन वहां से आने वालों के लिए जम्मू से लेके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट तक कोई रोक नहीं थी। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में उनको रोका जाता था और वहां पे उनका टेस्ट लिए जाते थे। लेकिन इस बीच में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज भी यही उठा था कि ये गैर रियासती जो मजदूर हैं, इनकी ट्रेसिंग, अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो इनकी बाकी लोगों की ट्रेसिंग और ट्रैकिंग जो है, जो सरकार में कोविड का पहला गाइडलाइन है, वो कैसे हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार का हर पुर्जा, हर इदारा इस पे खामोश है, कोई इस पे बात नहीं करता है, वजह नहीं बता रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ बताया जाता है कि मजदूर जो है ये भट्टों के लिए लेबर लाई जा रही है, लेकिन वाकई में ये सवाल उठ रहा है कि अगर ये लेबर क्लास है और भट्टों के लिए, तो फिर इन्हें बांडीपोरा में इनका क्या काम है? वहां भट्टे नहीं है। कुपवारा में क्या काम है? वहां भट्टे नहीं है। भट्टे अगर कश्मीर में है तो बडगाम जिले में, और उसके साथ साथ कुछ भट्टे जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ओवरऑल बाकी कश्मीर में भट्टे लगभग नहीं देखे जाते। तो ये बिल्कुल शहर में आज भी सवाल पूछा जा रहा था कि ये जो गैर रियासती मजदूर यहाँ आ रहे हैं, क्या इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है? और फिर ऑलरेडी कश्मीर के अस्पतालों में जगह नहीं है। कल भी श्रीनगर में ये जो गैर रियासती मजदूर थे, इन्हें जब अस्पताल लाया गया तो वहां पहले ही मामला जो थे गर्म थे, उसके बाद और गर्म होना शुरू हुए। तो एक तरह से पहले ही यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस काबिल भी नहीं है कि बताया जा सके कि मुकाबला कर सकता है। फिर ये ओवर बर्डन जो है वो है। लेकिन इसी बीच में आसिफ एक चीज बताना चाहूंगा कि इस जो लॉकडाउन है, जो इस अगली 28-27 तारीख तक रहेगा, इस दौरान सरकार पर पिछले लॉकडाउन के दौरान कोई बड़ा फायदा न उठाने का इल्जाम आयद भी किया जा रहा है, और बताया जा रहा था कि पिछले लॉकडाउन से सरकार ने कुछ नहीं सीखा, कुछ फायदा भी हासिल नहीं किया। उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, अब जब केसेस लगातार 500 प्लस आने लगे हैं, कल ही 400 थे, लेकिन अब 500 प्लस डेली जा रहे हैं, आज फिर 700 से ज्यादा, तो ऐसे में मकामी लोगों का हम रद्द-ए-अमल मिला जुला तो देख रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो फॉर्मूला है वापस लॉकडाउन का, क्या वो अब वाहिद रास्ता बचा है? आज किस तरह का पहले दिन असर देखा गया? देखिए बिल्कुल, आज पहले दिन तो सभी तैयार थे और पहले दिन के लिए सख्त इंतजाम भी किए गए थे। फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी, नाके जगह जगह लगाए गए थे। बैरक्स और गली कोचों के बाहर भी जो खड़े किए जाते हैं, रुकावटें खड़ी की जाती हैं, वो भी लगाई गई थी। लेकिन अक्सर लोगों का रद्द-ए-अमल ये था। वो अलग बात है कि गली कोचों के अंदर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग आज कुछ जगहों पे नहीं देखी गई थी। कुछ बड़े बुजुर्ग या मोहल्ले के कुछ लोग भी कुछ जगहों पे जमा थे। बड़ी सड़कों पे तो ना सही, लेकिन गली मोहल्ले में भी कुछ जगहों पे जमा थे, कुछ जगहों पे दुकानें भी खुली थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा खासा रेस्पॉन्स आज के लॉकडाउन का था, और ये नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर हर जगह पे था। लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान कई तरह के सवाल उठ रहे, और उन सवालात में ये भी आज भी पूछा जा रहा था, वही पूछा जा रहा था कि सरकार इस लॉकडाउन से क्या फायदा हासिल करेगी। लेकिन शायद सरकार इस लॉकडाउन से कुछ न कुछ फायदा हासिल करने वाली है। और बाकायदा तौर पर आज जो स्टेट इकोनॉमिक कमेटी जो है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसकी मीटिंग भी हुई, जिसमें रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने उसकी सदारत की, और 15 करोड़ रुपए SDRF के जरिए यहाँ रिलीज भी किए गए। और ये 15 करोड़ रुपए श्रीनगर जम्मू, यानी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और सिक्किम श्रीनगर रिलीज किए गए। और इस 15 करोड़ों से श्रीनगर के और जम्मू के अस्पतालों को एडिशनल टेस्टिंग फैसिलिटीज और उसके साथ साथ EPE किट्स और दूसरे जो इमरजेंसी अद्वियात या दूसरी चीजें खरीदने में मदद मिलेगी। ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये पैसे रिलीज किए गए, और ये डिविजनल कमिश्नरों के ताबे रहेंगे। डिविजनल कमिश्नर फौरी तौर पर इन पैसों का खर्च करके जहां पे जरूरत होगी वहां पे करेंगे। और ये सब कुछ कोविड के रिलेटेड ही है। और कोविड के रिलेटेड आपको बताता चलूं कि सवाल के कटघरे में बहुत से मामला थे। क्वारंटीन का मामला बड़ा हुआ था, उस पर भी अब भी बातें की जा रही हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर कहा जाए तो कोविड के रिलेटेड के जो प्लाज्मा डोनेशन है, प्लाज्मा डोनेशन से बहुत से लोग डर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। प्लाज्मा डोनेशन से डरने की बात नहीं है। बिल्कुल सनम, मैं इस पर भी दोबारा आऊंगा, क्योंकि डीजीपी दिलबाग सिंह का भी एक बड़ा बयान है। एसपीओज के रिलेटेड भी, प्लाज्मा को लेकर भी उन्होंने क्या बयान दिया वो भी आप जरूर बताइएगा। लेकिन एसपीओज के मुतालिक भी उनका लॉकडाउन के बीच भी चूंकि बड़ी खिदमत रही हैं पुलिस की, तो उन्होंने जरूर उसको सराहा। लेकिन साथ ही साथ एसपीओज को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको बयान सुनाते हैं डीजीपी दिलबाग सिंह का। उसके साथ साथ फिर हम कंगन भी चलेंगे। कंगन के अंदर जो कत्ल का मामला है उस हवाले से भी आप तफसीलात फराहम कीजिएगा। साथ ही साथ जब आपसे रुखसत चाहेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी वो अपने नाजरीन को बताएंगे। जो कश्मीर के अंदर बहुत सारे सवालात उठाते रहे हैं लोग, कई लोगों ने इस तरह के इकदाम भी किए
इस तरह के प्रोपेगेंडाज, मनफी प्रोपेगेंडा भी हम कह सकते हैं, जहां पर कौमों को बांटने की कोशिश की गई, लेकिन उन सब के बीच में जनूबी कश्मीर से एक बड़ा और खास पैगाम कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से दिया गया। लेकिन उससे पहले आपको डीजीपी दिलबाग सिंह की साउंड बाइट सुनाते हैं, एसपीओ के मुतालिक उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके बाद सनम, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी आप जिक्र कीजिएगा, क्योंकि आज जब आपकी उनसे बातचीत हुई तो प्लाज्मा थेरेपी का मामला भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा उनकी तरफ से। सबसे पहले एसपीओ को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। फ्यूचर ये है कि जहां वो 6,000 में ही बेचारे रह जाते थे, आज वो 18,000 तक पहुंचा दिए हैं। अल्टीमेटली लेकर के किसी को जिंदगी लीड करने के लिए क्या चाहिए? अपनी जिंदगी को लीड करने के लिए खर्चा, मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए। वो मॉनेटरी सपोर्ट अगर आज 6,000 से 18,000 तक पहुंची है तो कल और बढ़ सकती है। ये यहीं पर आके यही हम चाहते हैं आपसे कल ये यहीं आके नहीं रुकेगी। तो अभी मैं कह रहा हूँ इसी साल के अंदर अगर 3 बार बढ़ा चुका हूँ तो कितनी बार बढ़ाऊं? 1 साल के अंदर परमानेंट वगैरह होंगे? वो परमानेंट तो आपके होमगार्ड में भी लोग काम करते हैं, क्या वो परमानेंट होंगे? जो वॉलंटियर सर्विसेज है वो वॉलंटियर सर्विसेज हैं, उनके अंदर छोटा मोटा जो भी सरकार मेहनताना फिक्स करती है उसके मुताबिक मिलता है, मगर एसपीओ को जो मेहनताना आज मिल रहा है इतना पहले कभी। सरकार की तरफ से जो मुराद एसपीओ को दी जाती हैं वो तो जारी हैं, दी जा रही हैं, इसका जरूर जिक्र किया। लेकिन ये सवाल जब सनम एजाज ने पूछा कि परमानेंट होंगे नहीं, तो उस पर कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आए। उसके साथ साथ एक और आपने अहम सवाल उनसे पूछा था, वो क्या कुछ था और जवाब भी वो भी जरा सनम बताइएगा, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तरफ से वादी कश्मीर के अंदर पहल की गई है और सबसे पहले 1 दर्जन के करीब जो जवान सामने आए थे, उस मुतालिक क्या कुछ उनका आज रिएक्शन था। देखिए, बिल्कुल आज से कल जम्मू कश्मीर पुलिस और महकमे सेहत के इश्तराक से श्रीनगर में एक प्लाज्मा डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने कल बाज़ाब्ता तौर पे खून का अतिया भी दिया। और कुल मिला के प्लाज्मा डोनेशन के बारे में कुछ लोगों में अलग तरह के ख्यालात हैं। उनका मानना है कि शायद अंदर से कुछ चर्बी निकाली जाती है, कुछ को और किया जाता है। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को और सब लोगों को बताना चाहेंगे कि प्लाज्मा डोनेशन कुछ और नहीं है। सिर्फ खून जिस तरह रूटीन का खून लिया जाता है वही खून होता है, इसमें कुछ नहीं है। खून का अतिया देना पड़ता है, लेकिन प्लाज्मा डोनेशन में यही होता है कि प्लाज्मा, ये जो खून है, ये सिर्फ वही शख्स दे सकता है जो खुद पॉजिटिव हुआ हो, उसके बाद वो नेगेटिव हुआ हो, रिकवर हुआ हो, घर में हो, और करीबन 14 दिन के बाद ये खून दे सकता है। ताहम इसमें हामला खातून नहीं दे सकती है, और उसके साथ साथ विजुअली जो कमजोर लोग होंगे वो नहीं दे सकते, या जो किसी सीरियस बीमारी में मुब्तला वो खून ये नहीं दे सकते। और जिस तरह डीजी पुलिस ने भी आज बात करते हुए लोगों से भी अपील की कि वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए सामने आए, यानी सिंपली अपना खून देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, लेकिन ये खून उन लोगों को देना है जो पिछले दिनों कोविड के रिलेटेड। और बड़ी खबर आपको मैं बताता चलूं, श्रीनगर में आपको बताता चलूं, श्रीनगर के अस्पताल में एक पेशेंट सीरियस था, तो उनको एक सीनियर डॉक्टर ने अपना खून चढ़ाया था, प्लाज्मा डोनेट किया था, और आज वो खुशी की बात है कि वो रिकवर होके वापस अपने घर को जा चुके हैं। और दूसरी बड़ी खबर बताऊं, हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है हमारे, और वो कल उनकी तबीयत बहुत नासाज हो गई थी, बहुत मुश्किल हालत आ गई थी, लेकिन जो प्लाज्मा डोनेशन कल जो हुई पुलिस के जवानों ने की, कल उन्हें प्लाज्मा चढ़ाया गया और आज सुबह वो रिकवर हुए थे। उनका जो सारा जो मामला था, स्ट्रक्चर था, वो सब कुछ बदल चुका था, सामने आने लगे हैं, बिल्कुल मुस्बत नतीजे आए हैं, और हम कह सकते हैं कि जिंदगी बचा रहा है ये प्लाज्मा डोनेशन। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी पहल कल की है, लोगों के लिए एक मशाल राह का कदम भी उन्होंने उठाया है। काफी ज्यादा खिदमत रही है। सनम, यहाँ रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात कंगन की भी होगी, उसके साथ साथ कई अहम खबरें भी हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा।